आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्रों का 9 अगस्त 2024 को विज्ञान विषय का सेट 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर जो क्वेश्चन पेपर आया था उस क्वेश्चन पेपर को पूरा सोल्व करवाऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि मैं आपको अपने चैनल पर हरियाणा बोर्ड से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध करवाता हूं। इसके अलावा जो आपके फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम होंगे उसके लिए सैम्पल पेपर और पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर और उनके सॉल्यूशन भी अपने चैनल पर अपलोड करूंगा ताकि आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। अब सेट 1 का साइंस यानी कि विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टूडेंट असेसमेंट सेट 1 का क्वेश्चन पेपर है जुलाई 2024। आपके सभी क्वेश्चनों पेपरों के ऊपर लिखा हुआ था, क्योंकि आपके जुलाई के लास्ट वीक में आपके एग्ज़ाम होने थे, लेकिन पोस्टपोन होने की वजह से अगस्त में एग्ज़ाम हुए थे। 10वीं कक्षा का है, विज्ञान विषय का है, 30 नंबर का क्वेश्चन पेपर आया था और 1 घंटे का टाइम मिला था आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए। सबसे पहले सेक्शन ए के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए थे, एक नंबर वाले क्वेश्चन आए थे और टोटल 8 क्वेश्चन आए थे जो 1 नंबर के थे। और इसकी वीडियो मैं पहले भी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने एक नंबर वाले क्वेश्चनों के आंसर बताए थे। इसलिए मैं यहां पर सिर्फ क्वेश्चन नंबर बताऊंगा और उसके आंसर बताऊंगा। जो क्वेश्चन नंबर 9 से जो क्वेश्चन है उनके जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको पूरे समझाऊंगा। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन बी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। उसके बाद चौथा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन का जो आंसर है वो है जाइलम उत्तक, जाइलम उत्तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर में आएगा CaO, CaO। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर में आएगा -50 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर में आएगा अम्लीय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। यहाँ से आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ से आए थे। तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा पहले, उसके बाद मैं इन सभी क्वेश्चनों के सॉल्यूशन दिखाऊंगा, क्योंकि सॉल्यूशन मैंने अलग से तैयार कर रखे हैं और उनको समझाऊंगा भी। क्वेश्चन नंबर 11 है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। सेक्शन डी है, 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं ऐसे टाइप, बाकी के क्वेश्चन। और उसके बाद चॉइस में भी एक क्वेश्चन है इसके ऐसे टाइप, जो क्वेश्चन आए थे उसके चॉइस में भी क्वेश्चन आए थे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 और इसके भी चॉइस में क्वेश्चन है। अब इनके सॉल्यूशन देखें। पहले 8 क्वेश्चनों के सॉल्यूशन है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अपवर्तन के नियम लिखो। तो पहला नियम देखें, आंसर देखें और आंसर में पहला नियम, आपतित किरण अभिलंब तथा अपवर्तित किरण एक ही तल पर होते हैं। यानी कि मान लीजिए ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब है। ये तीनों चीज़ें जो है एक ही बिंदु पर यानी कि एक ही तल पर होते हैं। उसके बाद दूसरा नियम देखें, एक ही रंग के प्रकाश की किरणें किन्हीं दो माध्यमों के, दो माध्यम यानी कि एक तो माध्यम मान लीजिए हवा है और दूसरा माध्यम है शीशा, सीमा पृष्ठ पर पड़ती है तो आपतन कोण कीजिए। यानी कि जो आपतन कोण है, यानी कि ये जो कोण है आपतन कोण। उसके बाद जो अपवर्तन कोण कीजिए है, और मान लीजिए ये अपवर्तन कोण है, इसको बताते हैं साइन आर से, इसको बताते हैं साइन आई से। अनुपात एक वियतांक है, तो इन दोनों का जो है अनुपात वो एक वियतांक होता है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन आई बटे में साइन आर इज इक्वल टू वियतांक। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10 है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन से क्या अभिप्राय है। आंसर देखें, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है यानी कि 2.42 है। इसका अर्थ है यह है कि इसका क्रांतिक कोण
24 डिग्री के लगभग होता है। यानी कि हीरे का अपवर्तनांक अगर 2.42 है तो इसका मतलब है इसका जो क्रांतिक कोण होगा, यानी कि जो कोण बनेगा वो 24 डिग्री का बनेगा। अतः हीरे के भीतर ऐसी अनेक किरणें अधिक पहुंचेंगी और जिसके कारण क्या होता है, हीरे के अंदर जो प्रकाश की जो किरणें हैं उन वो अधिक पहुंचेंगी, जिसके कारण आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा बनता है। और इसकी वजह से क्या होता है, जो आपतन कोण होता है वो क्रांतिक कोण से बड़ा बनता है। और जो किरणें हैं अनेक बार हीरे के अंदर परावर्तित होंगी, यानी कि जो किरणें हैं हीरे के अंदर परावर्तित होंगी बहुत बार, और जिसकी वजह से जो हीरा है वो दर्शक का मतलब ये है कि जो हीरे को देख रहा है उसको हीरा अधिक चमकदार दिखाई देगा। और इसका जो आंसर है वो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो हीरे का जो अपवर्तनांक है वो 2.42 है। इसका मतलब ये भी होता है कि हीरे में प्रकाश की गति वायु में प्रकाश की गति से 2.42 गुना कम है। यानी कि जो प्रकाश है वो वायु में जो है अधिक तेज़ी के साथ गति करता है, गमन करता है, और हीरे के अंदर वही प्रकाश जो है 2.42 गुना कम गति से ट्रैवल यानी कि यात्रा करता है। तो जिसकी वजह से हीरा अधिक चमकदार दिखाई देता है। यानी कि प्रकाश हीरे के अंदर प्रकाश की गति बराबर है वायु में प्रकाश की गति और बटे में 2.42। तो इस तरह से भी आंसर आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। विपरीत तो इनके मतलब से ही पता लग जाता है। वियोजन का मतलब होता है अलग होना, एक में से टुकड़े होकर दो चीज़ें बनती हैं उसको वियोजन कहते हैं। और संयोजन का मतलब होता है मिलन होना, यानी कि दो चीज़ों के मिलने से एक बनना, दो या दो से अधिक चीज़ों से मिलने से एक चीज़ बनना। तो अर्थ से ही पता लग जाता है कि ये एक दूसरे के विपरीत हैं। इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखें और उदाहरण भी देने हैं, समीकरण लिख के आंसर देखें। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत इसलिए कहा जाता है क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में अभिकर्मक विघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। यानी कि जो एक अभिकर्मक है वो एक से ज़्यादा उत्पाद बनाता है। यहाँ पर देखें वियोजन का ये एग्जाम्पल है, इसके अंदर H2O ले रखा है यानी कि पानी ले रखा है, और पानी जो है वियोजन अभिक्रिया के अंदर दो उत्पादों में टूट गया है। यानी कि एक जगह तो हाइड्रोजन है, एक जगह ऑक्सीजन है। और संयोजन अभिक्रिया में क्या हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं, यानी कि जल बनाते हैं H2O। तो यही चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है कि और इस संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक अभिकर्मक परस्पर मिलकर सहयोग कर एक उत्पाद बनाते हैं। यानी कि यहाँ पर एक अभिकर्मक है जो दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, यहाँ पर जो है दो या दो से अधिक अभिकर्मक हैं जो एक उत्पाद बनाते हैं। तो इसको वियोजन और संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचिए जब वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र C पर रखा जाता है, जबकि प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति का भी उल्लेख कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो डायग्राम है, चित्र है, वो यहाँ पर मैंने बना रखा है और इसको नीचे जो है एक्सप्लेन भी किया हुआ है। जब वस्तु C पर हो, यानी कि जब वस्तु C पर हो तो प्रकाश परावर्तन के बाद वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो C पर ही बनता है, और जो आकार में वस्तु के बराबर होगा और वास्तविक है, यानी कि वास्तविक होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर बताओ। तो इस तरफ है वायवीय और इस तरफ है अवायवीय। तो पहला पॉइंट देखें, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यानी कि जो वायवीय श्वसन है इसमें ऑक्सीजन होती है, इसमें ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। और अवायवीय जो श्वसन है इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यह क्रिया कोशिका द्रव्य और माइक्रोकॉन्ड्रिया दोनों में संपन्न होती है। यानी कि जो वायवीय श्वसन है वो कोशिका द्रव के अंदर और माइक्रोकॉन्ड्रिया इन दोनों में होती है, और जो अवायवीय श्वसन है ये केवल कोशिका द्रव्य में होता है। उसके बाद है, इस क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, और इस क्रिया के अंदर यानी कि अवायवीय श्वसन के अंदर ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण है वो पूर्ण नहीं होता, अपूर्ण होता है। उसके बाद इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है। अवायवीय यानी कि वायवीय श्वसन के अंदर क्रिया में वायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, और
अवायवीय श्वसन के अंदर अल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और लैक्टिक अम्ल बनता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन है इसके अंदर, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा। अब आंसर देखें, पहले का आंसर देखें, दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है, यानी कि जो दही है और जो खट्टे पदार्थ होते हैं इनके अंदर अम्ल पाया जाता है। और अम्ल जो है धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हानिकारक लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। हानि से बचने के लिए, यानी कि नुकसान होने से बचने के लिए, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखे जाते। यानी कि अगर खाने के पदार्थ जो है जैसे कि दही है और जो खट्टे पदार्थ है, अगर वो पीतल और तांबे के बर्तन में अगर उनको रखा जाएगा तो इन, और जो ये दही है और खट्टे पदार्थ है इसके अंदर अम्ल पाया जाता है। ये अम्ल जो है अभिक्रिया करेगा इन दोनों धातुओं के साथ और अभिक्रिया करने के बाद हानिकारक लवण, यानी कि जो शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे ऐसे लवण उत्पन्न करेगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो इस वजह से जो है दही और खट्टे पदार्थों को इन पीतल के और तांबे के बर्तनों के अंदर नहीं रखा जाता है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखें, जब दूध ताज़ा होता है, यानी कि ताज़े दूध से जब दही बनती है तो दूध में उपस्थित जो शर्करा है वो लैक्टोस लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। यानी कि दूध के अंदर जो शर्करा पाया जाता है वो लैक्टोस और लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। अतः दूध का पीएच होता है 6, यानी कि जो दूध का पीएच मान होता है वो 6 होता है। और जब दूध दही बन जाती है तो इसका जो पीएच मान है वो अपेक्षाकृत कम हो जाता है, यानी कि दही का पीएच मान 6 से कम होता है। उसके बाद इसके अंदर तीसरा क्वेश्चन भी था, धोने का सोडा के 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखें। तो धोने का सोडा घरों में साफ सफाई के लिए भी प्रयोग होता है और जल की जो सतही कठोरता है उसको हटाने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। और चॉइस में भी क्वेश्चन थे इसके। तो पहला क्वेश्चन था चॉइस के अंदर, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, यानी कि किस नाम से इसको जाना जाता है। और इसके जो 2 उपयोग भी बताने हैं कि इनका 2 उपयोग क्या है। आंसर देखें, CaOCl2 का प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण है, यानी कि इसको जो है विरंजक चूर्ण के नाम से जाना जाता है। और इसका प्रयोग किया जाता है वस्त्र उद्योग के अंदर और कागज़ उद्योग के अंदर। उसके बाद आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है, यानी कि ये पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, जो आश्रित जल है उसके अंदर जो है विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा का जल होता है। तो आंसर देखें, आश्रित जल विद्युत का संचालन नहीं कर सकता है क्योंकि इसमें आयन नहीं होते हैं। यानी कि जो आश्रित जल है इसके अंदर आयन नहीं होते हैं, धनात्मक, यानी कि धनात्मक आयन इसके अंदर नहीं होते हैं। जबकि वर्षा का जो पानी होता है वो विद्युत का संचालन करता है क्योंकि इसमें घुले हुए लवणों की उपस्थिति होती है। क्योंकि जो वर्षा का पानी होता है, यानी कि जब बारिश होती है तो वातावरण के अंदर जो गंदगी होती है वर्षा का पानी उसको जो है अपने साथ नीचे ले आता है। यानी कि जो वातावरण के अंदर जो गंदगी है, प्रदूषण है, वो पानी के अंदर मिक्स हो जाता है, जिसके वजह से उसके अंदर धनात्मक आयन आ जाते हैं। और जिसकी वजह से जो बारिश का पानी होता है वो पानी का विद्युत का चालक बन जाता है। तो यही कारण इसके अंदर बताया गया है कि इसमें घुले हुए लवणों की उपस्थिति के कारण, यानी कि लवण जो हैं, घुले हुए लवण इसके अंदर उपस्थित होते हैं, जिसके कारण इसमें आयन होते हैं और ये विद्युत जो है विद्युत का चालक होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन के साथ प्रभावित क्यों किया जाता है। आंसर देखें, नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है, यानी कि कोई क्रिया नहीं करती, अक्रिय गैस है। यह खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से बचाती है, जिसकी वजह से जो खाद्य पदार्थ है वो लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। और जो हार्ट वाला क्वेश्चन था, दिल वाला क्वेश्चन था, वो उसका आंसर मैंने नहीं लिखा है क्योंकि उसके अंदर चित्र बनाना था। अब आंसर जो ऑप्शन में क्वेश्चन थे उनके आंसर देखें। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त करते हैं। आंसर देखें, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कार्बन डाइऑक्साइड और जल है। यानी कि जो पौधे हैं जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं उनके लिए जो कच्ची सामग्री है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल।
पौधे कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से प्राप्त करते हैं और जल भूमि से, यानी कि पौधे जो है पानी भूमि से प्राप्त करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वातावरण से मिलती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, भोजन के पाचन में पित्त रस की क्या भूमिका होती है? आंसर देखें। पित्त रस भोजन को क्षारीय बनाता है। यह वसा को छोटे छोटे अणुओं में तोड़कर इसका इम्लीकरण करता है। तो ये था आपका 10वीं कक्षा का सेट 1 का विज्ञान विषय के जो क्वेश्चन पेपर था उसका सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।